हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम यूनिट 5 और यूनिट 6 फॉर एमपीपीएससी प्री फोकस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें मेनली इंडियन पॉलिटी के कुछ सेगमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ सेगमेंट दिए हुए हैं जिसको हम समझ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वेरियस सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा, उसके बाद प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है, फिर यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव को देखते हुए आज हमारा टॉपिक है मेनली यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर। चलिए, तो फैक्चुअल बेसिस पे यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। ठीक है, देखिए, हमने पहले भी देखा था और पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस चीज़ के बारे में प्रोवाइड करता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, चाहे वो सेंटर हो या फिर स्टेट्स हो। प्रेसिडेंटशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अप्लाई नहीं करी है, ये वाला सिस्टम यूएसए में चलता है। ठीक है, हमारे भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म चलता है जहाँ पर दो हाउसेज रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इनके बारे में हम डिटेल स्टडी देखेंगे। ठीक है, अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, इसके बारे में दिया कहाँ गया है? तो आर्टिकल नंबर 79 में दिया हुआ है। ठीक है, पार्लियामेंट के बेसिकली 3 पिलर्स होते हैं। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, कई लोगों को पता नहीं होता है कि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट के एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं। उसके बाद लोकसभा, ठीक है, और फिर राज्यसभा। देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट किसी भी हाउस के मेंबर नहीं रहते हैं, फिर भी वो एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। ठीक है, अभी तक जो भारत की 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, उसमें से जम्मू एंड कश्मीर, जिसका भी डिलिमिटेशन चल रहा है, इसके अलावा दिल्ली, जहाँ पे विधानसभा है, ठीक है, और पुडुचेरी, केवल इन्हीं तीनों का राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है, बाकी किसी का नहीं है। ठीक है, और आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा कि 8 यूटीज हो गई हैं, क्योंकि जहाँ तक दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव का मर्जर हो चुका है। ठीक है, बाकी 5 की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा छोटी है, इसलिए वहाँ पे राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, चलिए, अब हमने 79 में देखा देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसी के बाद लगा लगा एक आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 80। याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 80 पहले आ रहा है, 81 बाद में आ रहा है। तो राज्यसभा, जिसको अपर हाउस कहते हैं, ठीक है, वो पहले आ जाएगा। अब राज्यसभा के बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए, पॉइंट्स कैसे निकलेंगे प्रीलिम्स के हिसाब से। सो दिस द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। ठीक है, इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, मतलब ये हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होता। एक बार जो 1952 से हाउस कंटिन्यूसली चला आ रहा है, तो आज तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कोई डिसोल्यूशन नहीं है। जैसे लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है ना, वैसे राज्यसभा में कोई डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, अभी तक बात करें मैक्सिमम स्ट्रेंथ की, तो कितनी है? 250। ठीक है, उस 250 में से 238 जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, किसके? स्टेट्स के और यूटीज़ के। ठीक है, और साथ ही साथ 12 मेंबर्स जो हैं उनको नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन अभी अगर बात करें तो टोटल मेंबरशिप कितनी है राज्यसभा की एट प्रेजेंट? 245। 245 मेंबर्स में से अगर बात करी जाए, 233 मेंबर्स जो हैं अभी के समय में यूनियन टेरिटरीज और स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 12 नॉमिनेटेड हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे हाउस तो परमानेंट रहता है, लेकिन 1/3 मेंबर्स हर एक 2 साल में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, अगर 1/3 की बात करें तो 243 लगभग अगर हम मान लें, ठीक है, इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 81। तो मान के चलिए हर 2 साल में 81 मेंबर्स रिटायर होते हैं, और उन सीट्स में फिर से इलेक्शन होते हैं। इसलिए आप देखते रहते होंगे साल भर में कभी ना कभी न्यूज़ आती रहती है कि इस क्षेत्र में राज्यसभा के इलेक्शंस हुए। कारण यही रहता है। ठीक है, न्यूज़पेपर से यही अवेयरनेस पड़ती है बेसिकली इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है सीट्स का एससी और एसटी के लिए राज्यसभा में। ठीक है, क्योंकि राज्य का रिप्रेजेंटेशन है ना, लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसी कारण बस। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी फिक्स नहीं करा है टर्म किसका? ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का, और ये किसके ऊपर छोड़ दिया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, जिस पे मेंशन किया गया है राज्यसभा के एक मेंबर का टेन्योर कितना होगा? 6 साल। ठीक है,
अब आते हैं हम लोकसभा में, ठीक है। तो राज्यसभा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकाले हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा बिल्कुल बेसिक से बनते हैं इन्हीं से, ठीक है। राज्यसभा अपर हाउस था तो लोकसभा लोअर हाउस हो जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो जाएगी 552, ठीक है, जिसमें से 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। हालांकि मैंने बताया था कि 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये 2 सीट्स का प्रावधान ख़त्म कर दिया जा चुका है, ठीक है। 530 मेंबर्स जो रहते हैं वो स्टेट से रहते हैं टोटल, ठीक है, और 20 मेंबर्स जो हैं यूनियन टेरिटरीज से आएंगे। प्रेजेंट अगर स्ट्रेंथ की बात करी जाए लोकसभा की तो प्रेजेंटली 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में, जिसमें 530 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 13 है, ये 13 होगा, 13 यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है, और 2 जो है एंग्लो इंडियंस को, लेकिन एंग्लो इंडियंस वाला प्रावधान हट चुका है। टर्म की बात करें राज्यसभा में हमने 1 मेंबर का टर्म देखा, तो यहाँ पूरी की पूरी लोकसभा का टर्म होता है कितना, 5 साल, ठीक है। और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, जनरल इलेक्शन यहाँ पर फिर से कराए जाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट चाहें तो वो लोकसभा को समय से पहले या निर्धारित समय से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं, 5 साल से पहले, ठीक है। और इस बात को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जाएगा। अभी हम जब अगला लेक्चर पढ़ेंगे जुडिशियरी, तब बताया जाएगा कि किसी भी लॉ को कैसे चैलेंज किया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। चलिए, लोकसभा का जो टेन्योर है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार कर दे, ठीक है। लोकसभा का टेन्योर नेशनल इमरजेंसी के समय में पार्लियामेंट एक बार 1 ईयर के लिए बढ़ा देगी, ठीक है, और ऐसे ही कंटिन्यू बढ़ा सकती है आगे भी जब तक इमरजेंसी रहे, ठीक है। 6 महीने के अंतराल में हर बार पार्लियामेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन एक बार जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म होती है या सीज टू ऑपरेट, ये उसके बाद टेन्योर 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा पार्लियामेंट के, मतलब 6 महीने के अंदर नए चुनाव कराने पड़ेंगे पार्लियामेंट के। अब देखिए कुछ सीट्स दी हुई हैं, ठीक है। हम मेनली जो है मध्य प्रदेश की सीट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो राज्यसभा सीट्स कितनी हैं, 11, ठीक है, और लोकसभा सीट कितनी हैं, 29। एक और हाईएस्ट स्टेट की पूछी जाती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, तो उसमें अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी हैं, 80 हैं, और राज्यसभा की हैं 31। तो ये कुछ याद रखिएगा, ठीक है। और डेटा की अगर बात करी जाए तो इतने डेटा काफ़ी होगा। बाकी बहुत सारी जगह जैसे अरुणाचल प्रदेश को देखिए 1 या 2 सीट होती है, तो मिनिमम का कॉन्सेप्ट हर जगह एक जैसा सिमिलर है, ठीक है। मैक्सिमम और मध्य प्रदेश को आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में 29 और 11। अब क्वालिफिकेशन की अगर बात करें मेंबर्स की, सिंपल है, कोई यहाँ पे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क नहीं है, सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है। जब आप नॉमिनेशन भरते हैं तब ऐसे में आपको एक पर्सन जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा उसके सामने अपनी एक ओथ लेनी पड़ेगी, अफर्मेशन देनी पड़ेगी। आपने कई बार प्रधानमंत्री जी का वीडियो सर्कुलेट होते हुए देखा था जब वो एक कलेक्टर के सामने ओथ ले रहे थे। ये वही होता है कि जब मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा जब डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर बना दिया जाता है एक कलेक्टर को, तो उनके सामने ओथ लेनी पड़ती है कि चुनाव में कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स की एज से कम नहीं होना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। और वहीं लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ पे क्राइटेरिया है 25 साल या 25 ईयर्स, ठीक है। और अदर क्वालिफिकेशंस जैसी भी प्रिस्क्राइब की जाए पार्लियामेंट द्वारा समय समय पर, ठीक है, वो पालन करनी पड़ेगी। डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है आर्टिकल 102 में, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड करता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको रस्टिकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर अनसाउंड माइंड के हैं, ठीक है, ही इज़ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब धांधली या फिर कुछ पैसों की इधर उधर किया हो उस पर भी, ठीक है, हो सकता है। या फिर उन्होंने भारत की सिटीज़नशिप छोड़ दी हो, कैसे,
वॉलेंट्रली कहीं और की नागरिकता ले ली हो, फॉरेन स्टेट की, क्योंकि अब भारत का प्रावधान सुना होगा आपने कि अगर इंडिया की सिटीजनशिप ली है तो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है कि आप इंडिया की सिटीजनशिप लेने के बाद किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी भारत की सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। देखिए कुछ और प्रावधान भी हैं पार्लियामेंट में कैसे वैकेट करने के सीट। अगर डबल मेंबरशिप है, जैसे कि राज्यसभा या लोकसभा दोनों में ही सीट है, तो कोई एक सीट दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर 60 दिन से ज़्यादा विदाउट परमिशन, ठीक है, एब्सेंस रही तो भी निकाल दिया जाता है। अगर इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा, हाउस के द्वारा या स्पीकर के द्वारा एक्सपेल कर दिया गया है। अगर वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए चुन लिए गए हैं या फिर गवर्नर की पोस्ट के लिए, ऐसे समय भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा था प्रेसिडेंट और गवर्नर के पोस्ट में। ओथ और सैलरी किस में दी हुई है? आर्टिकल 99 में। जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे उनको मैं ट्रिक के फॉर्म में बता दूंगा। ठीक है, देखिए हर एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है, इनको ओथ लेनी पड़ती है, अफर्मेशन देना पड़ता है प्रेसिडेंट के सामने, या तो फिर कोई ऐसा पर्सन जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दे इस पर्पस के लिए। देखिए चूँकि प्रेसिडेंट मतलब 500 प्लस मेंबर्स की और साथ ही साथ राज्यसभा में 200 प्लस मेंबर्स की, तो ओथ करवा नहीं सकते। ऐसे इस सिनेरियो के लिए वो प्रोटेम स्पीकर का चुनाव या अपॉइंटमेंट कर देते हैं, ताकि प्रोटेम स्पीकर इनकी शपथ दिलवा दें और नए स्पीकर को इलेक्शन करवा दे। ठीक है, हम देखेंगे अभी स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर। सैलरीज और अलाउंसेस जो है इनके पार्लियामेंट डिसाइड करता रहता है, समय समय पे बिल्स आते रहते हैं इंक्रीमेंट के लिए। अब आते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 93। चलिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा, देखिए जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उन्हीं के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। कब? पहली मीटिंग में। क्यों? क्योंकि पहली मीटिंग में तो बैठे रहते हैं प्रोटेम स्पीकर, जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। अब अगर हम मध्य प्रदेश के हिसाब से फैक्ट बेसिस पे बात करें तो मध्य प्रदेश के रिसेंटली जो 2019 के इलेक्शन हुए थे, तो प्रोटेम स्पीकर जो बने थे ही वॉज वीरेंद्र कुमार खटीक। ठीक है, सागर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन्होंने क्या किया है? इलेक्शन जीता है। ठीक है, सीनियर मोस्ट इंसान को ही बनाया जाता है क्या? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का मेनली काम होता है पहले शुरुआत में लोगों को मेंबरशिप दिलवाना और इसके बाद जो है स्पीकर के चुनाव पार्टिसिपेट करवाना। ठीक है, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। ठीक है, अब जो डेट ऑफ इलेक्शन होती है स्पीकर की, उसको प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ठीक है, स्पीकर जो है उनका ऑफिस का टर्म क्या रहता है? जब तक लोकसभा की लाइफ रहती है। ठीक है, जैसे 17th लोकसभा की जब तक लाइफ रहेगी तब तक स्पीकर जो अभी हैं कौन? ओम बिरला, उनका टेन्योर रहेगा। हालांकि वो किसी भी समय में वैकेट कर सकते हैं सीट। ठीक है, क्या क्या सिचुएशन होती हैं? अगर वो लोकसभा के मेंबर कहलाने लायक नहीं रह गए हैं, या फिर रेजिग्नेशन दे दिया उन्होंने किसको? डिप्यूटी स्पीकर को। तो याद रखिएगा, स्पीकर जो है डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन देते हैं, जबकि डेप्यूटी स्पीकर वाइस वर्सा। ठीक है, अगर तीसरी कंडीशन क्या है? अगर रेजोल्यूशन पास हो गया मेजॉरिटी से, कहाँ पर? लोकसभा में। ठीक है, 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा और वो मतलब उनका वो ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएंगे। जब भी रेजोल्यूशन चल रहा हो, ठीक है, उनके खिलाफ रेजोल्यूशन चल रहा हो, ऐसे समय में वो जो भी लोकसभा की सिटिंग्स होंगी या मीटिंग्स हो रही होंगी उसको प्रिसाइड नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में डिप्टी स्पीकर उस पोस्ट को होल्ड कर रहे होंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 96 में दिया हुआ है। और एक बात और याद रखिएगा, जब भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, जैसे 16वीं लोकसभा जो मोदी गवर्नमेंट का पहला टेन्योर था, जब वो डिसॉल्व हुई थी, ठीक है, सुमित्रा महाजन वॉज द स्पीकर। तो ऐसे समय में जब तक नए स्पीकर या फिर प्रोटेम स्पीकर ऑफिस नहीं संभाल लेते हैं या फिर पहली मीटिंग नहीं हो जाती, तब तक पुराने लोकसभा स्पीकर अपने पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जब तक सक्सेसर अराइव ना हो जाए। रोल, पावर या फंक्शन देखें तो ही इज़ द प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ द हाउस। ठीक है, उसके अलावा ऑर्डर और डेकोरम मेंटेन करेंगे हाउस का।
देखिए, अगर कोरम ना मौजूद हो, कोरम का मतलब क्या होता है, एक बेसिक 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जैसे अगर बात की जाए 550 मेंबर्स हैं लोकसभा में, अगर इसका 1/10 मतलब 55 मेंबर्स भी ना प्रेजेंट हो जिस दिन लोकसभा में, ऐसे समय में हाउस की जो भी मीटिंग्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उस दिन मीटिंग्स नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बिल्स पास करने की जो प्रोसेस होती है उसके लिए एक कोरम ज़रूरी होता है। ठीक है, क्या होता है कई बार हाउस में जो है किसी बिल को लेके एक डेडलॉक फंस जाता है। ठीक है, जब दोनों साइड के वोट्स बराबर रहते हैं, ऐसे समय में एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है, कास्टिंग वोट। ये कास्टिंग वोट कौन देते हैं उस समय में? स्पीकर। पहली बार में वोट नहीं करते हैं। अगर डेडलॉक की सिचुएशन बन गई है कि फैसला किसी एक साइड नहीं जा पा रहा है, ऐसे समय में स्पीकर कास्टिंग वोट देते हैं। अब याद रखिए, जब भी जॉइंट सिटिंग होगी दोनों हाउसेस की, ठीक है, 108 में यहाँ लिख दे रहा हूँ। 108 मतलब क्या होता है, एम्बुलेंस से याद रखना। ठीक है, जब भी जॉइंट सिटिंग होगी दोनों हाउसेस की, क्योंकि एम्बुलेंस कब इमरजेंसी में बुलाई जाती है ना, तो 108, तो ऐसे समय में स्पीकर जो है वो प्रिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर स्पीकर नहीं होंगे उस दिन मौजूद तो डेप्यूटी स्पीकर करेंगे। और तीसरी कंडीशन याद रखिए, अगर डेप्यूटी स्पीकर भी मौजूद ना हो तो वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट कभी भी जॉइंट सिटिंग को होल्ड नहीं करते हैं। ठीक है, ये चाहे तो सीक्रेट सिटिंग बुला सकते हैं हाउस की। ठीक है, देखिए मनी बिल जो होता है इसका सर्टिफिकेशन कौन करते हैं? स्पीकर। ठीक है, और उनका डिसीजन कहीं भी किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। सभी पार्लियामेंट्री कमिटीज जितनी भी बनाई जाती हैं इसके ये चेयरमैन होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ठीक है, जो कि इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन का रहता है, उसके भी चेयरमैन। इसका मतलब भारत के जो लोकसभा स्पीकर है और सभी राज्यों के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर्स, इनकी जब मीटिंग होती है तो उसमें जो देश के सेंट्रल लेवल पे स्पीकर रहते हैं वो चेयरमैन कहलाते हैं। ठीक है, अब स्पीकर्स ऑफ लोकसभा अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन थे? जीवी मवलनकर। ठीक है, इनके बारे में कई बार आ चुका है। उसके बाद हमको क्या रखना है याद, देखिए कुछ और नाम अगर देखेंगे तो नीलम संजीवा रेड्डी भी रह चुके हैं। ठीक है, और एक बार लिस्ट से गो थ्रू हो जाइएगा। अगर मैं लेटेस्ट बात करूं या फिर महिलाओं में बात करूं तो सबसे पहली लोकसभा स्पीकर फीमेल कौन बनी? मीरा कुमार। ठीक है, मनमोहन सिंह का जो 2.0 गवर्नमेंट था उस समय में। और सेकंड नंबर पर सुमित्रा महाजन। ठीक है, इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अभी के समय में लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं? कोटा बूंदी से। ठीक है, डेप्टी स्पीकर की बात करें तो डेप्टी स्पीकर भी जो है वही सारी ड्यूटीज़ करते हैं स्पीकर की जब उनका हाउस वैकेंट हो। ठीक है, या फिर स्पीकर अपनी ड्यूटी पे नहीं आ पा रहे हैं। याद रखेंगे हम इंपॉर्टेंट नाम, एम अनंथा संयम अयंगर। ठीक है, ये पहले डेप्यूटी स्पीकर थे लोकसभा के। ठीक है, चलिए, असल में ये हेडिंग थी जो यहाँ रह गई, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो हम रोल देख ही चुके हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, आर्टिकल 89 में दिया हुआ है। एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अगर उनकी बात की जाए तो ये राज्यसभा के चेयरमैन का फंक्शन संभालेंगे। इसमें लगभग इनकी पोस्ट जो है बिल्कुल सिमिलर होती है किसकी तरह? लोकसभा के स्पीकर की तरह। आते हैं डेप्यूटी चेयरमैन के लिए। ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन भी राज्यसभा में होते हैं। कब? जब चेयरमैन का पोस्ट खाली वैकेंट हो या फिर चेयरमैन कहीं और एंगेज्ड हो। क्योंकि हमने पढ़ा है जब प्रेसिडेंट जैसे पोस्ट पर नहीं बैठ पाते हैं, वैकेंट रहती है, ऐसे समय में चेयरमैन बोले तो वाइस प्रेसिडेंट उस पोस्ट को संभालते हैं। ठीक है, जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो सबऑर्डिनेट किसके नहीं होते हैं? चेयरमैन के। ठीक है, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा। जॉइंट सेशन, अब मैंने बताया था जॉइंट सेशन कौन से आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 108। ठीक है, एम्बुलेंस से याद रखना इसको, तो हमेशा याद आ जाएगा। जॉइंट सेशन जो है प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर लिया जाता है। मेनली कारण क्या होता है? तो देखिए, अगर किसी एक हाउस ने बिल पास कर दिया, ठीक है, लेकिन दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, या फिर
दूसरे हाउस ने रिजेक्ट नहीं करा, कुछ अमेंडमेंट करना चाहा, लेकिन पहले हाउस को वो अमेंडमेंट मंजूर नहीं थी, ठीक है। या फिर तीसरी कंडीशन क्या है, दूसरे हाउस ने 6 महीने तक कोई भी एक्शन नहीं लिया उस बिल पर। ऐसे समय में क्या होता है, जॉइंट सेशन होता है, ताकि डेडलॉक को जो है ख़त्म किया जा सके। अब जॉइंट सेशन जो है वो किसके द्वारा, स्पीकर ऑफ लोकसभा इनके द्वारा प्रिसाइड किया जाता है, ठीक है। जो भी डेडलॉक होता है वो काफ़ी आसानी से हट जाता है मेजॉरिटी, क्योंकि देखिए यहाँ पर लोकसभा की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, ऐसे में इजीली रिजॉल्व हो जाता है। याद रखिएगा आज तक 3 बार आ चुका है, 1961, 1978 एंड 2002 में, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने लायक कि जो जॉइंट सिटिंग है वो केवल ऑर्डिनरी बिल्स या फिर फाइनेंशियल बिल्स में एप्लीकेबल होता है। आप उसको कभी भी मनी बिल के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए, क्योंकि मनी बिल जो होता है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में डेडलॉक को ऐसे ख़त्म नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा अमेंडमेंट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बात की जाए अगर पार्लियामेंट के सेशंस की, ठीक है, तो मेनली 3 सेशंस होते हैं। बजट सेशन जो कि फरवरी से मई में चलता है, ठीक है, 1 फरवरी को हमारा बजट आ जाता है, ठीक है। ये सबसे लंबा सेशन माना जाता है, क्यों, क्योंकि बजट पास होने में एक समय लग जाता है। अब देखिए जुलाई से सितंबर तक कौन सा चलेगा, मॉनसून सेशन, ठीक है। उसके बाद विंटर सेशन चलेगा नवंबर दिसंबर में, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट सेशन है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा लॉन्गेस्ट है, तो बजट को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए एक कंडीशन दी हुई है कि 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप ना रहे पार्लियामेंट में, ठीक है। ये वाला एग्जांपल हमने पिछले कोविड लॉकडाउन में देखा था, जब पार्लियामेंट बहुत लंबे समय तक के लिए बंद हो गई थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे बिल्स के बारे में, ठीक है। तो बिल्स मेनली 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। दूसरा फिर देखेंगे मनी बिल, इसके बाद फाइनेंशियल बिल आता है, ठीक है, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। चलिए एक से शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल। ये सारे बिल्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंस बिल से अलग हों, ठीक है, जिसको भी फाइनेंस बिल की कैटेगरी में ना डाला जाए वो कहलाता है ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी एक तरीके से ऑर्डिनरी बिल्स के फॉर्म में आते हैं। चलिए अगर बात की जाए ऑर्डिनरी बिल्स, तो वो किसी भी हाउस में पार्लियामेंट के इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है। यहाँ पर प्रेसिडेंट की कोई भी रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम मनी बिल में पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है मनी बिल। मनी बिल के बारे में कहाँ डिफाइन किया गया है, आर्टिकल नंबर 110 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में 110 में। इस बिल में आप याद रखिएगा कि सभी कैसे, जैसे किसी भी टैक्स का इम्पोजिशन करना हो, एबॉलिशन करना हो, रेमिशन करना हो, ऑल्ट्रेशन या रेगुलेशन, तो मनी बिल से जुड़ा रहता है। सबसे पहले ये बिल जो है प्रेसिडेंट की सलाह से कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा में, और जैसे ही लोकसभा से पास हो जाए ये बिल जाएगा राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा के पास 4 ऑप्शन रहते हैं, या तो ओरिजिनल फॉर्म में पास कर दे बिल को, या रिजेक्ट कर दे बिल को, या फिर कोई भी एक्शन ना लें 14 दिन के लिए। क्योंकि अगर 14 दिन इसलिए स्पेशल है, अगर 14 दिन तक कोई भी एक्शन नहीं लिया, ऐसे में ऑटोमेटिकली राज्यसभा से बिल पास माना जाएगा, क्योंकि मनी बिल पे स्पेशल पावर होती है किसकी, लोकसभा की, ठीक है। यहाँ पर जॉइंट सिटिंग का भी कोई प्रावधान नहीं होता है, ठीक है। 14 दिन के अंदर पास मतलब पास हो जाता है, आर्टिकल 111 में ये दिया हुआ है, ठीक है। फाइनेंस बिल की बात करें, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक तरीके का ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है। अगर
फाइनेंस बिल को बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लाया गया है। क्यों? क्योंकि अगर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के साथ कोई फाइनेंस बिल आएगा दैट मीन्स इट्स अ मनी बिल। तो इतनी सी बात इसमें याद रखिएगा, उससे ज़्यादा डिटेल नहीं है यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 368 में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी वो इसमें आएगी, ठीक है। दोनों हाउस से इंडिविजुअली पास होना ज़रूरी है, यहाँ पर कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। किसी भी ईदर हाउस में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अब हम समझेंगे बजट के बारे में कि आखिर बजट क्या होता है, ठीक है। तो बजट जो है, ऐसा कोई भी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड दिया हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बजट बेसिकली क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है, बोलें तो एक ऐसी बैलेंस शीट है जहाँ पूरे साल भर में, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स मतलब याद रखना जो भी कमाई करी गई हो, ठीक है, और सारे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एक जगह पर बताए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। फिर इनको प्रोसेस बाय प्रोसेस पास किया जाता है पार्लियामेंट से, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कहाँ होता है, लोकसभा में, ठीक है। उसके बाद अलग अलग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स में डिस्कशन के लिए जाता है, ठीक है। और जैसे ही सभी ग्रांट्स लोकसभा द्वारा पास कर दी जाए तो एक अप्रोप्रिएशन बिल फाइनली पास होता है, ठीक है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा डेप्थ ना घुसते हुए बस ये याद रखिए, अप्रोप्रिएशन बिल फाइनली पास किया जाता है, ठीक है। और जो भी टैक्सेशन प्रपोजल होता है वो फाइनेंस बिल के तौर पर दे दिया जाता है। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 बजट पेश करती थी, कौन सा, एक रेलवे बजट और दूसरा जनरल बजट। लेकिन 2017 से देखा जाए तो इस दोनों को मर्ज कर दिया गया है। किसकी रिकमेंडेशन में, तो याद रखिएगा बिबेक देबरॉय कमेटी की रिकमेंडेशन। इन्होंने रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग रिकमेंडेशंस दिए हैं, ठीक है। अब हम कुछ फंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, कंटिजेंसी फंड, इनके बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 266 में किसके बारे में दिया हुआ है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। ये ऐसा फंड होता है जहां पर भारत सरकार की सभी रिसिप्ट्स, क्रेडिट, मैंने अभी रिसिप्ट्स बताया कि कमाई, और सभी पेमेंट्स जो हैं, जो भी भारत सरकार को किसी को पे करनी है वो डेबिट करी जाती हैं। सभी रेवेन्यूज़ भारत सरकार द्वारा जो लिए गए हैं वो दिए जाते हैं। सारे लोन्स भारत सरकार द्वारा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम जितना बड़ा बड़ा काम होता है मनी से रिलेटेड वो सब कंसोलिडेटेड फंड में आता है। अब मैंने बड़ा बड़ा काम क्यों बोला, क्योंकि कुछ छोटे काम जैसे हमारी सेविंग्स, ठीक है, और जुडिशियरी से रिलेटेड कुछ ऐसा मनी जो है ये सारा पब्लिक अकाउंट्स में जाएगा, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। बिना पार्लियामेंट लॉ के बनाए या फिर अप्रोप्रिएशन बिल, अभी ऊपर मैंने बताया था ना, अप्रोप्रिएट जैसे ही होता है पूरा बजट रिलीज कर दिया जाता है, तो बिना पार्लियामेंट के अप्रोप्रिएशन से यहाँ से 1 रुपये भी बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। अगला है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 267। हिंदी में इसको आकस्मिक निधि बोलते हैं। क्यों आकस्मिक निधि क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर प्रेसिडेंट इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, कंटिजेंसी फंड एक्ट ऑफ इंडिया जो है 1950 में बना था। इस फंड को प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं एडवांस के तौर पे, कब, जब भी कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर हो, ठीक है, बाढ़ आ गई हो, डिजास्टर आ गया हो, ऐसे समय पे, ठीक है। और इस फंड की रखवाली कौन करते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। इतनी बात समझ में आई। फिर है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। देखिए 266 में अभी हमने ऊपर देखा क्या, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बात करें 266 का सब क्लॉज 2, तो यहाँ पर दिया हुआ है पब्लिक फंड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर छोटे मोटे कुछ ट्रांजैक्शंस रहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे लिखे हुए हैं यहाँ पे, प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, रेमिटांस मतलब विदेश से जो हमारे भारतीय हमारे लिए हेल्प भेजते हैं अपने फैमिलीज़ के लिए, उससे रिलेटेड है। कमिटीज़ कुछ होती हैं पार्लियामेंट की, ठीक है,
इसमें आप सिर्फ याद रखिएगा कमिटीज़ क्या होती हैं, जो अलग अलग बिल्स या डिबेट्स पर डिस्कशन करती है, उसके लिए कमिटीज़ बनाई जाती हैं पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी होती है एडहॉक कमेटी, ठीक है। एडहॉक कमेटी का मतलब ही होता है कि टेम्परेरी पीरियड के लिए बनाई गई है, जबकि स्टैंडिंग कमेटी जो है एक टर्म के लिए, फिक्स टर्म के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। ये इनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। बात की जाए अगर फाइनेंशियल कमिटीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे एस्टीमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, ये तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे करके इसके अलावा 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज़ हैं, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बात करी जाए तो ये 1921 में बनी थी, ठीक है, मतलब ब्रिटिश रूल जब चल रहा था उस समय की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के समय में, इसमें कुल मेंबर्स कितने हैं, 22 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 15 मेंबर्स जो हैं बड़ी वाली बॉडी जैसे कि लोकसभा से होते हैं, और 7 मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। 1967 से कन्वेंशन चला आ रहा है, कन्वेंशन मतलब तौर तरीके पे चालू कर दिया है कि इस कमेटी का चेयरमैन जो होगा वो अपोजिशन से चुना जाएगा, अपोजिशन पार्टी से। क्योंकि अगर आप नाम पढ़े ना तो नाम देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी मतलब पब्लिक के द्वारा जो भी संचय किया गया है, ठीक है, उसकी निगरानी करना, ठीक है। पब्लिक पर्स की एक तरीके से वॉच डॉग की तरह प्रोसेस है, ठीक है। एस्टीमेट्स कमेटी, इसका जो है ट्रेसिंग देखी जाए तो स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी थी ये 1921 में, ठीक है। पहली एस्टीमेट्स कमेटी 1950 में बनाई गई। इसमें जो 30 मेंबर्स रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से रहते हैं, राज्यसभा का यहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता है, ठीक है। इसके बाद कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जितने भी पीएसयूज हैं ना उनसे रिलेटेड कमिटी, ठीक है, 1964 में याद रखना बनी थी। और किसकी रिकमेंडेशंस पे बनी थी, तो कृष्णा मेनन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे बनी थी। इसमें भी 22 मेंबर्स रहते हैं, सेम पैटर्न है, 15 लोकसभा से रहेंगे मेंबर्स, 7 मेंबर्स राज्यसभा में। देखिए एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, 1993 तक 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज़ थी, लेकिन 2004 में 7 और जोड़ दी गई, ठीक है। तो अब टोटल कितनी है, 24। सवाल इतना ही आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टैंडिंग कमिटीज़ आपको 24 कर देना है, ठीक है, इससे ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पूछेगा। चेयरमैन ऑफ द कमिटीज़ जो भी रहते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है, स्पीकर, ठीक, इतनी सी बात है, ठीक है। अगर किसी कमिटी में स्पीकर खुद मेंबर हो तो ऐसे में वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएंगे उस कमिटी के। एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन सदस्य, ठीक है, ऑटोमेटिकली। अब हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं किसके बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर में भी 170 आर्टिकल में किसके बारे में दिया हुआ है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इट इज़ इक्वलेंट टू लोकसभा इन टर्म्स ऑफ यूनियन, ठीक है। देखिए हर राज्य की अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इसलिए एक प्रावधान बना दिया है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कि मैक्सिमम किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में 500 मेंबर्स हो सकते हैं, 500 मेंबर्स, और मिनिमम कितने होंगे, 60 मेंबर से नीचे नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पे लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसी भी हैं जहाँ पर लेस देन 60 मेंबर्स हैं, ठीक है, जैसे सिक्किम, गोवा, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 40-40 भी सीटें हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का अगर एग्जांपल दें तो 230 सीट्स हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, आर्टिकल 171 में दिया हुआ है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन उसके पहले आर्टिकल 169 में क्या है, अगर कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली राज्य की चाहे तो वो क्या कर सकती है, या तो अबॉलिश कर सकती है या क्रिएट कर सकती है, किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और इसको करने के लिए उसको 2/3 मेजॉरिटी लगेगी, ठीक है। इसके बाद ये बिल जाएगा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करके एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना देगी। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ऐसे में अगर बनाना हो तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा, ठीक है, मध्य प्रदेश की विधानसभा को एक बिल पास करना पड़ेगा 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी से, और इसके बाद ये बिल कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट से सिंपल मेजॉरिटी में पास हो जाएगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन समझते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन दिक्कत नहीं जाती है। देखिए इसके 1/3 मेंबर्स जो हैं वो किससे नॉमिनेट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, तो लोकल बॉडीज से, मतलब
म्यूनिसिपैलिटीज़ के बीच से या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के बीच से, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन की तरह होता है, तो ऐसे याद रखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में नहीं है तो उतना अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश है, वहाँ का समझ सकते हैं पैटर्न, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जो सीएम है वो वहीं से बनकर आए हैं, ठीक है। 1/12 जो है ग्रेजुएट्स होने चाहिए 3 ईयर्स स्टैंडिंग, मतलब अगर किसी ने 2021 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो वो 2024 तक जो है लड़ सकता है क्या, 1/12 सीट्स पे, किसकी, लेजिस्लेटिव काउंसिल की। वहीं सेम पैटर्न क्या है, 1/12 टीचर्स ऑफ 3 ईयर्स स्टैंडिंग, ठीक है, नॉट लेस देन स्टैंडर्ड इन सेकेंडरी स्कूल, सेम 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस वाला इंसान। 1/3 ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स रह चुके हों, ठीक है। एंड फाइनली 1/6 जो मेंबर्स हैं उनका स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, किसमें, तो आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, ठीक है, ये हो गया कोऑपरेटिव मूवमेंट, और साथ ही साथ सोशल सर्विस। ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में आता है, राज्यसभा में ऐसा नहीं आता है, तो एक छोटा सा डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, अगर 5/6 मेंबर इलेक्टेड हो गए, 1/6 नॉमिनेट हो गए गवर्नर के साथ, तो ये कंप्लीट सीट हो जाएंगी, ठीक है। इस पैटर्न को एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, कॉपीज में बना के देखने की कोशिश कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर की अगर मेंबरशिप की बात करी जाए तो 173 में दी हुई है, ठीक है। सिटीज़न ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन द्वारा किसी भी चुने हुए पर्सन के सामने ओथ लेनी ज़रूरी है कि चुनाव में कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है तो 30 ईयर्स से कम की एज नहीं होनी चाहिए, और 25 साल से कम की एज नहीं होनी चाहिए अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है, ठीक है। बाकी अलग प्रोसेस किस में दिए हुए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, ठीक है। इनकी ओथ और अफर्मेशन गवर्नर द्वारा या कोई भी पर्सन जो उनके द्वारा अपॉइंट कर दिया जाए, ठीक है। वैकेंसी ऑफ सीट्स क्या हो सकती हैं, डबल मेंबरशिप, कहीं और भी मेंबरशिप लेकर रखी हो, डिस्क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन, एब्सेंस अगर 60 दिन से ज़्यादा की होती है, ठीक है। लगभग सब कुछ वही सेम है, ठीक है। इलेक्शन अगर वॉइड डिक्लेयर कर दिए गए हों, हाउस से एक्सपेल्ड कर दिया गया हो, या फिर उनको प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के पद पर चुन लिया गया हो, या गवर्नर के पद पर, तो लगभग सब कुछ वैसा ही सेम है, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होता है हाउसेस का, लेजिस्लेटिव असेंबली का सेम होता है लोकसभा की तरह, अगर सेम है तो कितना होगा, ठीक है, 5 साल होगा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का कितना होता है, राज्यसभा की तरह, कितने साल होगा, तो साल नहीं होगा, ये परमानेंट हाउस है, ठीक है। बस यहाँ के जो मेंबर्स होंगे इनका जो टेन्योर होगा वो 6 साल का होगा, ठीक है। अब देखिए, स्पीकर, डेप्टी स्पीकर यहाँ भी सेम रहेंगे, किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, आर्टिकल 178 में दिया हुआ, उतना डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चेयरमैन, डेप्टी चेयरमैन आर्टिकल 182 में दिए हुए हैं, ठीक है। वाइस गवर्नर जैसा कोई पद नहीं होता, तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि चेयरमैन जो होते होंगे वो शायद वाइस गवर्नर होते होंगे, ठीक है, ऐसा कोई पद नहीं होता। स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, उन्हीं के बीच में से चुना जाता है जो मेंबर्स या एमएलएज चुनकर आए जाते हैं, ठीक है। कभी भी चाहे तो वैकेट कर सकते हैं डेप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर, ठीक है। सीजिंग के वही सारे सेम पैटर्न है, 14 दिन का एडवांस नोटिस दे दिया जाएगा, आर्टिकल 179 में मेंशन किया हुआ है, कुछ ज़्यादा अलग से इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, इसमें भी लगभग सब कुछ वैसा ही सेम है, यहाँ भी 14 दिन का रहेगा, ठीक है। मेंबर्स ऑफ काउंसिल जो है इन्हीं के बीच में से चुना जाएगा, ठीक है, और निकालने की प्रक्रिया भी सेम रहेगी। तो इस तरीके से हमने यूनियन लेजिस्लेचर मतलब इंडियन पार्लियामेंट को देखा, और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड स्पीकर्स की लिस्ट जो है वो मैं एक यूनिक अलग से सेक्शन में करवा दूंगा, तो वहाँ आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और जानने मिला होगा। इसके अलावा प्रैक्टिस करके एक बार रिवीजन करके देख लीजिएगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।